साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ कितनी याचिकाएं दायर की जाएंगी। कल एक डॉक्टर के पॉल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी बराले की पीठ ने पॉल की याचिका में जो बात कही गई थी कि बैलेट पेपर के ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए, उसको खारिज करते हुए कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं और जब हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिन के पिछले जजमेंट के ऊपर ले चलता हूँ। 26 अप्रैल 2024 को मेघालय हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और यही जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने उस अपील को, केंद्र सरकार की अपील को खारिज करके केंद्र सरकार पे, जो उस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और ये कहा था कि ये फ्राइवलस पिटीशन है, तुच्छ याचिका है और ऐसी भविष्य में याचिकाएं दायर नहीं होनी चाहिए। ये साथ में चेतावनी दी थी। यानी दोनों जजों ने केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी छीन लिया। जैसे हाई कोर्ट का फैसला तो कोई ब्रह्म वाक्य हो गया, ब्रह्मा जी का दिया हुआ फैसला हो गया जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता। उसी दिन 26 अप्रैल 2024 को ही प्रशांत भूषण ने की एक याचिका थी जिसमें उसने ईवीएम और वीवीपैट की वोट्स को 100% मिलान करने के लिए याचिका की हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। और असल सही मायने में प्रशांत भूषण की वो जो याचिका थी वो अपने आप में फ्राइवलस थी। क्यों? क्योंकि प्रशांत भूषण ने खुद अपनी याचिका में कहा था कि गड़बड़ी कुछ नहीं हुई है अभी तक, लेकिन गड़बड़ी हो सकती है। ये आशंकाओं के आधार पे याचिका दायर की गई और ऐसी याचिका तो अपने आप में फ्राइवलस मानी जाएगी ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसकी सुनवाई की और अभी उसकी याचिका को खारिज किया। अब अखिलेश यादव ने उस याचिका के रद्द होने पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको याचिका को खारिज कर रहा है, फिर भी कह रहा है, क्या नारा दिया उसने, इंडी को जिताएं, ईवीएम को हटाएं। ये हिमाकत है। उस बेंच में संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसले में कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट में 100% मिलान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता और पुराने बैलेट पेपर के दौर में वापस जाना संभव नहीं है। ये बड़ा साफ साफ कहा था उन्होंने। और उसके बाद देखिए दीपांकर दत्ता जी ने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था, ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पर भारत की प्रगति को बदनाम करने, रोकने और कमज़ोर करने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है। बड़े गंभीर शब्द बोले थे उन्होंने। और ऐसी किसी भी कोशिश को शुरू में ही ख़त्म कर देना चाहिए। हाल के कुछ वर्षों में निहित स्वार्थी समूहों ने राष्ट्र की उपलब्धियों को कमज़ोर करने की प्रवृत्ति तेजी से विकसित हुई है। चुनाव आयोग के वकील के विचार से मुझे सहमत होने में कोई गुरेज नहीं है कि बीते समय में बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग से ईवीएम के मतदान की प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जस्टिस दीपांकर दत्ता के शब्द थे। अब आप देखिए ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज़्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और सभी खारिज हुई हैं।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को तो किसी याचिका के ऊपर जो दायर की जाती हैं अब उन पे विचार ही नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। और याचिका दायर करने वाले के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाना चाहिए, जिससे ऐसी फ्राइवलस याचिकाएं दायर ना हो और टैक्स पेयर की पैसे की बर्बादी ना हो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद होना, भाई पैसा तो लगता ही है ना सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में, तो वो जनता के पैसे की बर्बादी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को तो सुनना ही नहीं चाहिए ऐसी याचिकाओं को। अब देखिए, ये याचिकाकर्ता डॉक्टर के पॉल कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आप देखिए वो क्या है, वो ही इज द इंडियन एवेंजलिस्ट, ईसाई प्रचारक और पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन में मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा कभी। और वो ही इज़ द फाउंडर ऑफ यूएस अमेरिका में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव एंड गॉस्पल टू अनरीच्ड मिलियंस एंड हैज़ ऑपरेटेड ऑर्फनेजेस इंक्लूडिंग चैरिटी सिटी इन हैदराबाद। ये ईसाई गॉस्पल, ईसाई प्रचारक, इसको राजनीति से क्या मतलब होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया? यह साबित करता है कि कोई बाहरी षड्यंत्र है, जैसा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इशारा किया, जिसके वजह से ये ऐसी याचिका दायर की गई। जाहिर है क्रिश्चियन मिशनरीज ऐसे व्यक्तियों को पैसा दे रही है, जिससे भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा सके। पॉल ने कहा कि उसकी याचिका को, सुनने वाली बात है साहब, उसकी याचिका को 180 IAS IPS ऑफिसर्स और जजेस रिटायर्ड का समर्थन प्राप्त है, और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव संस्था का वो प्रेसिडेंट है, जिसने 3 लाख से ज़्यादा अनाथ और 40 लाख से ज़्यादा विधवाओं को बचाया है, और वह 150 देशों का भ्रमण कर चुका है। आप समझिए कि इतना पैसा फिर कहाँ से आता है? वो अपने पास तो से पैसा लगाता नहीं होगा, और जाहिर है क्रिश्चियन मिशनरियों से पैसा आ रहा है उसको। उसने कहा कि 8 अगस्त 2024 को 18 दलों ने उसकी याचिका का समर्थन किया। मतलब 20 नवंबर को चुनाव हुए हैं और 8 अगस्त को उन्होंने समर्थन दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 18 दलों ने उसको कोई वकालतनामा भर के दिया कि हम भी तुम्हारे पिटीशन के साथ साथ हैं? नहीं दिया होगा, दिया है तो बताए। और पता नहीं किस वकील को, मेरे को कोई नाम नहीं मिला, किस वकील को डॉक्टर पॉल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। और इतना, सुप्रीम कोर्ट का वकील कोई फ्री में केस थोड़ी लड़ता है। इतना पैसा आने का क्या मतलब पड़ा है? कहीं से तो फंडिंग हो रही है ना। पॉल ने यह भी कहा कि एलन मस्क भी कह चुके हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, और चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चंद्रबाबू नायडू है, वो जब चुनाव हारे थे तब उन्होंने कहा था ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने नहीं कहा। और डॉक्टर पॉल को ये पता नहीं है कि एलन मस्क ने 2 दिन पहले भारत के चुनाव प्रणाली को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि एक दिन के अंदर वोटों की काउंटिंग, करोड़ों लोगों की वोटिंग की काउंटिंग हो जाना, ये अपने आप में अचंभे वाली बात है। जबकि कैलिफोर्निया में 5 नवंबर को जो चुनाव हुए उसकी काउंटिंग अभी तक हो रही है। तो क्या मतलब है? एलन मस्क को जबरदस्ती बीच में ला रहे तुम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 180 IPS और IAS ऑफिसर्स की बात कर रहा है रिटायर की, तो ये आप कल्पना कर सकते हैं कि इन लोगों ने सर्विस में रहते हुए क्या गुल खिलाए होंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये लोग देश के प्रति समर्पित तो नहीं रहे होंगे अगर ये इस तरह की याचिकाएं दायर करने में लिप्त हैं।
ईवीएम के खिलाफ 40 से ज़्यादा याचिकाएं रद्द होने के बाद किसी भी याचिका को सुप्रीम कोर्ट को अब सुनवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक ऑर्डर के जरिए उसको बैन कर देना चाहिए कि वी विल नॉट हियर एनी फर्दर पिटिशन अगेंस्ट द ईवीएम। आप सोचिए 40 पिटिशन का मतलब यह है, देखिए कोई पिटिशन जब एक मामला जब रद्द हो चुका, खारिज हो चुका, तो दूसरा अगर दायर होगा तो उसके अंदर कोई नए पॉइंट्स लाएगा। और 40 पिटिशन्स में ऐसे कौन से नए नए पॉइंट्स आ गए जो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की उनकी? ये होना नहीं चाहिए। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाएं, इतनी याचिकाएं सुन क्यों रहा है। कम से कम इस व्यक्ति के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना करना चाहिए था, जिससे कि ऐसी फ्राइवलस पिटिशंस दायर होने की जो प्रथा है वो अपने आप खत्म हो जाती। आप समझिए कि केंद्र सरकार जैसी शक्तिशाली सरकार को के ऊपर आप 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं केवल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने पे, और ये 40 याचिका दायर हो गई, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों हो रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है इस चीज़ से कि मैंने मान लिया कल उन्होंने याचिका रद्द कर दी, लेकिन उसके ऊपर जुर्माना ना लगाना ये अपने आप में बड़ी मतलब गंभीर विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो समय है वो कोई भड़बूजे की दुकान नहीं है। वो जब मर्जी गया और वहाँ पे जाके हल्ला ठोक दिया कि जी हमारी बात सुनो आप। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी पिटिशन्स को आगे फर्दर हियरिंग नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना मत है, और मेरा ख्याल है आप भी मेरे इस मत से एग्री करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को अब इन चीज़ों के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये एक तो जो आर्टिकल 132 है ना, ये PIL दायर करने का, इसके ऊपर तो पुनर्विचार होना ही चाहिए। हर कोई मुंह उठाए आर्टिकल 32 का सहारा लेके चल देता है। यहाँ तक कि केजरीवाल ने भी अपनी रिहाई के लिए, अपनी बेल के लिए आर्टिकल 32 में याचिका दायर कर दी, और उसके ऊपर फैसला भी दे दिया उन्होंने, बेल दे दी उसको। ये आर्टिकल 32 कहाँ से ले आया हो जी? वो आर्टिकल 32 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। केजरीवाल की जो बेल है वो आर्टिकल 32 में कैसे कवर होती है? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, उसको बेल दे दी। तो ये जो आर्टिकल 32 है इसकी विवेचना होनी चाहिए, और इस आर्टिकल के अंडर याचिकाओं के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। तो आज की बात में केवल इतना ही। मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने आज बातें कही हैं उस पर अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुंच सके और पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।